हाउ टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क, सिंपल आर्किटेक्चर। दूसरा हमने अब तक देखा सारे लर्निंग टेक्निक्स, जितने भी लर्निंग टेक्निक्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे देखा हमने। जो लाइक एक्चुअली जो लर्निंग टेक्निक तो बहुत सारे होते हैं, बट जो फेमस हैं जो यूज होते हैं, जैसे सिंपल वनीला ग्रेडियंट से लेकर एडा ग्रेड, या सॉरी मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट, या फिर आपका इसके बाद अगर आपको याद होगा ग्रेडियंट, मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट, इसके बाद मैंने जो बताया होगा वो बताया होगा। किसी को याद है कौन सा था? इसमें एक इशू होता है ना, जैसे जिग जॉग करता है जिसको ब्रेक करता है, वो किसी को याद है? हाँ सर। क्या नाम है इसका? सर अगला नैग था ना, नाग। नैग, नैग। करेक्ट, नैग है, ठीक है। तो ये तो सिंपल टेक्निक्स थी। उसके बाद फिर हमने देखा था जो एडॉप्टिव टेक्निक थी, जहां पे पार्स डेटा बहुत ज्यादा होता है, जहां पे जीरोज बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें इशू आता है क्योंकि हमें डिफरेंट लर्निंग रेट चाहिए होता है, एडॉप्टिव लर्निंग रेट चाहिए। इसमें हमने शुरू किया था एडा ग्रैड से, और फिर हमने बात करी थी आरएमएस प्रॉप की, और फिर हमने बात करी थी एडम की, करेक्ट। ये सारा हमने देखा था। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट किया था ग्रेडिएट एमएस नैग, देन दिस वन। और फिर इसके बाद हम गए थे थर्ड में, बात करी थी नॉन लिनियरिटी की। और नॉन लिनियरिटी में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट नॉन लिनियरिटी देखी थी, जैसे कि सिग्मॉइड कब यूज करना चाहिए, टैन एच, रेलू, लिकी रेलू, ठीक है। जल्दी से एक बार जाकर के चारों प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। जस्ट अ मिनट। सो सर, सर अभी हम लोगों ने शायद 10H नहीं किया ना, अभी रेलू ही लगाया ना। नहीं, अमित, अमित बोल रहे हैं आप? नहीं, विकास। विकास नहीं करा ना, लाइक लगाया नहीं, बट चारों तो मैंने अलग अलग से करके दिखाया था ना, इवन यूज भी करके हाँ हाँ दिखाया था। हाँ यूज भी हाँ हाँ करके, हाँ हाँ। वो तो आपने जो भी बन वो यूज कर लो, बट चारों मैंने यूज करके दिखाया था ना। अब एक बार करके देख लेते हैं वापस से, ठीक है, फटाफट ठीक है 2 मिनट सर, के ठीक है। अंदर। ओ, जस्ट अ मिनट। देखो अगर आप अगर आप यहाँ देखें डिफरेंट डिफरेंट नॉन लिनियरिटी, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नॉन लिनियरिटी भी करी थी एक एक करके। एंड बेसिकली दिखा रहा हूँ अभी कि आप कंपेयर कर सकते हो कि एक दो बार, 2-3 बार आप कर चुके हैं, कल हमने पूरा का वो भी प्रोसेस करके खुद से करवाया, तो आप भी आप कंपेयर कर सकते हैं आप एक बार। सो सी द कंपेयर विद ऑल द नॉन लिनियरिटी। सो जस्ट लेट मी रन इट वेरी फास्ट। जस्ट go to this and see. I think this is the first one. Yeah, so first one में हमने रेलू यूज किया है। So see the रेलू accuracy, हमने कितने टाइम, 20 टाइम से रन किया, so it will go very fast. See carefully. So it will run very fast. Just it will take 1 minute only. So see this 20 time हो गया, and then see the accuracy. So we use ReLU only, and see I'm getting 52% accuracy here, 52% almost. Let's go for another one. This is loss. Let's sigmoid non-linearity. See the sigmoid also. Again, you are running 20 times. It will go very fast. Don't worry. See this. So this is 63, even better than ReLU. Go for TANH. '77, so definitely is better than simple sigmoid. This is 72 and this is 64. So कहने का मतलब ये है कि if you use the different non-linearity, it will also affect your final accuracy. कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जस्ट डेटा देख के तो नहीं बता सकते कि कौन सा बेटर होगा, बट इफ यू डू द प्रॉपर ट्यूनिंग, सो देन यू आर एबल टू फाइंड डेफिनेटली सब अलग अलग नॉन लिनियरिटी पे अगर अलग अलग एक्यूरेसी हो सकती है। से हियर आई एम गेटिंग 95% एक्यूरेसी ऑन द विथ लीकी रेलू। Every time running only 20 times. Here you can see with leaky relu we are getting 95% accuracy. That's really good. So see this. So कहने का मतलब ये देखो आप यहाँ पे ये ऑलमोस्ट लॉस दोनों के दोनों टच हो रहे हैं। सो कैसे अगर देखें तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अलग अलग नॉन लिनियरिटी यूज करें तो वो एक्यूरेसी को इम्पैक्ट करेगा। जब भी ऐसा आएगा इसका मतलब आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, जब आप भी कोई भी मॉडल पे वर्क करेंगे डिफरेंट में चेक करके कि विच नॉन लिनियरिटी पे वो डेटा
दे रहा है बहुत बढ़िया। बिफोर गेटिंग गुड एक्सपीरियंस इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि रेलू होगा या लीकी होगा, बट जनरली रिग्रेशन प्रॉब्लम में ना रेलू और लीकी रेलू बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जनरली, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में टैनएच बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट फिर भी ये कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, ठीक है। अगेन आई विल लाइक सेम गो टू द कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम एंड एनएलपी, तो वो जब करेंगे तो बात करेंगे कौन सी नॉन लिनियरिटी अच्छी होगी, बट जनरली देखा गया है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम में लीकी रेलू विल गुड एंड इन क्लासिफिकेशन टैनएच इज गुड, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट जनरली ये केस बनती है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि आपको ट्यूनिंग तो करनी पड़ेगी हाइपर पैरामीटर की, तो दिस इज हाइपर पैरामीटर, वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर। सी हाउ कैन वी अप्लाई, जस्ट राइटिंग एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू, सो रेलू हो गया। when you want to use like here you can see I'm using sigmoid, just write activation is equal to sigmoid, so sigmoid हो गया। and if you want to use tanH, just write activation is equal to tanH, so tanH हो गया। देखो विकास बस यहाँ पे activation is equal to tanH कर दोगे तो tanH हो जाएगा। हाँ सर, वो मैंने देख लिया था सर। ठीक है ना, इसमें कोई हाँ। बहुत साइंस नहीं है। एंड दिस लीकी रेलू के साथ क्या है, आपको अल्फा इज इक्वल टू 0.1 देना होगा। आपको याद होगा जब मैंने लीकी रेलू पढ़ाया था तो बताया था कि लीकी रेलू का फंक्शन में निगेटिव स्लोप भी होता है जो कि 1 नहीं होता, हम कुछ वैल्यू देते हैं, दैट वैल्यू इज अल्फा, एंड हियर वी हैव टू इंपोर्ट दिस, बाय डिफॉल्ट ही नहीं है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस टर्म इज बेसिकली नॉन लिनियरिटी, और हमने डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स भी देखी है, उसका भी अपने इश्यूज हैं। सी केयरफुली, इफ आई गो एंड just give you the results, see carefully. So this is another data, and if you want to run it, so see I'm using here only it's like here I'm giving SGD, basically जो vanilla gradient है, जो simple जिसको gradient descent आप बोलते हो, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ मोमेंटम इक्वल टू 0 लिख दूं तो दिस एसजीडी बिकम ऑटोमेटिकली क्या ग्रेडियंट डिसेंट, जो हमने शुरू में पढ़ा था पाइथन वगैरह से। मोमेंटम बेस्ड आपको याद होगा, मैंने मोमेंटम बेस्ड ही पढ़ाया था, मैंने कोड भी किया था मोमेंटम बेस्ड, जहाँ पे मोमेंटम आ जाता है। अगेन ये एसजीडी में इफ यू राइट मोमेंटम बेस्ड इट विल बिकम मोमेंटम, इफ राइट नेस्टो इज इक्वल टू ट्रू इट विल बिकम नैग। ओके, तो सी केयरफुली, अगर आप इन तीनों को देखो सिंपल, अगर आप देखें केवल मोमेंटम बेस्ड का, तो देखो ये 0.052 एक्यूरेसी है, और इवन निगेटिव में नैक का भी देखिए कुछ ऐसा ही एक्यूरेसी है। बट लेट्स गो फॉर एडाग्रेड, देखो एडाग्रेड मैंने दिया यहाँ पे, सी एडाग्रेड मैंने बताया, और जो भी पैरामीटर आपको याद होगा इक्वेशंस में वो सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, मैंने ये पूरा पढ़ाया था आप लोगों को। तो अगर आपको ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो गया 0.086 के पास आ रहा है, इवन ये भी बहुत बेटर नहीं है। अब आरएमएस प्रूफ देखिए, जो आरएमएस प्रूफ भी मैंने पूरा पढ़ाया था, मैंने बताया था कैसे आरएमएस प्रूफ जो ये एडाग्राम में इशू है उस इशू को दूर करता है। जब हम अल्फा को डिवाइड कर रहे होते हैं लर्निंग रेट को, वहीं पे हम चेंजेस करते हैं, एंड सी व्हाट हैपन ड्यू टू दिस। देखो एक्यूरेसी बिकम 33%, 0.8% से 33% के आसपास एक्यूरेसी आ गई। एंड नाउ आई यूज एडम एंड सी द व्हाट हैपन विद एडम, इट्स बिकम 86%। Getting my point? So even this learning technique will impact the accuracy, और हमने इसको जब पढ़ाया था theoretically तभी भी डिस्कस किया था कि क्यों कर रहे हैं ये accuracy डिस्कशन, आपको अब आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैंने मैथमेटिकली डील किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्यों कर रहे हैं इम्पैक्ट, आपको ये इनसाइड पता है, ठीक है। मैंने इसीलिए केवल प्रोग्राम्स नहीं रन किए हैं, मैंने आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए हैं, तो आपको पता है ये कोई भी चीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है इम्पैक्ट। तो आप ऐसे एआई डेवलपर ट्यून कर सकते हो इस चीजों को, आपको पता है कि लीकी रेलू में क्यों बोल रहा हूँ रिग्रेशन किलोमीटर होगा, क्योंकि रिग्रेशन में वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है टारगेट की, तो वहां पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो ग्रेडियंट है टैनएच में आ सकती थी। अगर आपको याद होगा मैंने ग्रेडियंट है टैनएच में बताया था कि वो ऐसे हो जाते हैं, सैचुरेट करते हैं वैल्यूज, तो वो डी बाई डी एक्स टाइम पर 0 हो जाता है, और उसको 0 होने से पूरा पूरा ग्रेडियंट 0 हो जाता है। ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया, मैथमेटिकली डिस्कस किया, इसलिए आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस बारे में। Got it? Very simple. आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन मॉडल कैसे बिल्ड करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू मेक क्लासिफिकेशन मॉडल टुडे। और हमने क्लासिफिकेशन में मैंने कुछ बताई थी आप लोग रिग्रेशन से पढ़ने के बाद, कि अगर हम क्लासिफिकेशन में बढ़ना चाहते हैं, आप लोग याद होगा मैंने क्लासिफिकेशन के लिए कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को, कि आप अगर क्लासिफिकेशन में इंप्रूव करना चाहते हो रिग्रेशन के बाद, तो मैंने थ्योरेटिकली आपको को पढ़ाया था कि यहाँ पे तो पहली जो चीज होगी वो तो आपका टारगेट जो होगा वो कैटेगरिकल होगा। इस बारे में मैंने थ्योरेटिकली लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और फिर बताया था कि जो फाइनल लेयर होगा
अगर मैं बात करूं मॉडल आर्किटेक्चर में क्या चेंज होगा, तो फाइनल लेयर पे हमें यहाँ पे अब नॉन लिनियरिटी देनी पड़ेगी जो रिग्रेशन में नहीं दे रहे थे। और मैंने बताया था कि दो नॉन लिनियरिटी है, या तो आप सिग्मॉइड दीजिए, या तो नहीं है सिग्मॉइड के लिए कंडीशन क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ये मैंने डिस्कस किया था। और अगर आपका मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो तो क्या देंगे आप, तो क्या दे, Softmax. करेक्ट, वेरी गुड। तो यू हैव टू राइट सॉफ्ट मैक्स हियर, है ना, अगर आपका मल्टीपल क्लासिफिकेशन है तो, ठीक है। सो ये चीज बदलेगी। दूसरा लॉस बदल जाएगा, लॉस रिग्रेशन लॉस जो है वो एमएससी है, मीन स्क्वायर एरर लॉस है, और क्लासिफिकेशन में मैंने लॉस बताया था आपको, वो क्या है, क्रॉस Log loss एंट्रोपी, and दैट इज क्रॉस cross एंट्रोपी entropy. बेसिकली। और ये मैंने पूरा समझाया अभी तक कैसे वर्क करता है ये क्रॉस एंट्रोपी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में। Yes, sir. अभी क्रॉस एंट्रोपी जो है वो भी दो तरह का है, एक है आपका अगर बाइनरी होगा तो हम लगाएंगे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और अगर मल्टीपल होगा तो Categorical. कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। अब इसको एक बार इंप्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और फिर धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन के एक्यूरेसी निकालना, देखो एक्यूरेसी तो बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की जो एक्यूरेसी होती है ना बहुत सिंपल है। क्या, आप देखो तो कि जो, देखो एक्चुअली क्लासिफिकेशन में मान लो बाइनरी क्लासिफिकेशन है अगर, तो यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, 0 0 1 0 1, ऐसे मान लो ये आपका रियल टारगेट है। सी केयरफुली, विदुषी आपको डाउट होगा तो पूछना, दिस इज टारगेट। और सपोज मेरा प्रेडिक्शन जो आया वो आया यहाँ पे, सी केयरफुली, मान लो आया 1 0 1 1 0 एंड देन 1, ठीक है, इसको 0 कर दीजिए, इसको भी 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, मान लो ये है। सो देखो एक्चुअली प्रिडिक्शन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है क्लासिफिकेशन का, बहुत सिंपल है। लेकिन ये एक्यूरेसी एग्जैक्टली वर्क नहीं कर रही कब, वो भी बता रहा हूं अभी आपको। बट सी सिंपल एक्यूरेसी, सिंपल एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाई टोटल। सी, पर तो टोटल देखिए, टोटल कितना है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा है तो टोटल आ गया। बट इज ट्रू पॉजिटिव, सी, ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव जो 1 है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये है। अब इसमें ट्रू कितना है, ट्रू मतलब जब 1 आना चाहिए था तभी 1 आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 1 आना चाहिए था 1 आया है, यहाँ पे तो नहीं आया है, 0 आना चाहिए 1 आया, तो ट्रू पॉजिटिव तो नहीं, ये फॉल्स पॉजिटिव है, ये भी ट्रू पॉजिटिव है, क्योंकि 1 आना भी चाहिए था और 1 आया, दैट इज ट्रू पॉजिटिव। सो ट्रू पॉजिटिव बेसिकली ट्रू, एंड देन व्हाट इज ट्रू नेगेटिव, सी केयरफुली, 0 आना चाहिए था 0 आया है, दिस इज ट्रू नेगेटिव, अगेन दिस इज ट्रू नेगेटिव, अगेन दिस इज ट्रू नेगेटिव, ये तो नहीं ट्रू नेगेटिव है क्योंकि 0 आना चाहिए था 1 आना चाहिए 0 आया है, और अभी 0 आना 0 आया है 1 आना चाहिए 0 आया है, तो ये भी ट्रू नेगेटिव नहीं है, तो केवल 3 है, 1 2 और 3, सो राइट 3, so you become 5 divided by 8, this is your accuracy, so you can calculate this, क्या होगा, पॉइंट सिक्स समथिंग होगा ना, so this is basically it will your accuracy, correct? So what I'm trying to say here कि accuracy is very simple to calculate, but it's not as simple like जितना ये दिख रहा है, क्योंकि रियल केस में क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 और 0 का वो एक जैसे नहीं होता है, हो सकता है आपका डेटा जो है वो इम्बैलेंस हो, तो बहुत अलग अलग तरीके, फिर आपको एफ स्कोर बहुत चीजें देखनी पड़ती है, तो वो मैं एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बट अभी आप सिंपल समझो कि 1 0 का मान लो बाय डिफॉल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो आप ऐसे एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। बट रियल केस में हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो, वन, जैसे रियल केस में जैसे कोई प्रॉब्लम बताता हूं मैं, आप देखो सपोज फ्रॉड की बात करते हैं, आप फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हो, तो अब सपोज यू हैव अ डेटा, अब देखो जनरली फ्रॉड कितने हो सकते हैं, 5%, 5% भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब अगर 100 डेटा होगा तो केवल 5 ही बार 1 होगा ना, अगर फ्रॉड का डेटा है तो, ये बात समझ में आ रही है, तो ये सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है 0 1 के बीच में, तो यहां पर ये एक्यूरेसी का फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप ऐसी एक्यूरेसी नहीं लिख सकते, और आप इंटरव्यू बोल दोगे तो आपको यही फंसा देगा, तो आपको ऐसे नहीं करना, ये नहीं हो सकता। सो वी विल सी दैट, डोंट वरी, इन कमिंग क्लास जैसे थोड़ा डीप में जाएंगे, बट अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं कर रहा, फिलहाल तो हम सिंपल इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, जस्ट अ मिनट,
सी कंफ्यूजन, चलो कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बाद में बात करेंगे जब थोड़ी देर बाद। पहले एक बार मॉडल ट्रेन देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक क्लासिफिकेशन का मॉडल नहीं बनाया। तो लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड वन क्लासिफिकेशन मॉडल। इट्स वेरी सिंपल बट एनीवे लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस। So check here and let's try to just a minute. सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्लीज मत पूछिए। सर रिग्रेशन कैसे पता करेंगे सर, यहाँ पे लीनियरिटी मतलब नॉन लीनियरिटी यूज करना है या नहीं करना? देखो इवन लाइक लास्ट मैंने बताया था आप लोगों को, देखो आपका मॉडल जो है एक्चुअली सुपरवाइज्ड लर्निंग में ना, आपका टारगेट दो तरह के हो सकता है आपका प्रॉब्लम। या तो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा, या तो रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा, या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब रिग्रेशन प्रॉब्लम कब होगा, देखो ध्यान से, अपने टारगेट को देखो, जो आपका टारगेट जिसको आपको बिल्ड करना है, एक्चुअली टारगेट होगा तभी इसको सुपरवाइज लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। सो अपने टारगेट को देखो और टारगेट देखो आपका कैसा है। सो इस चीजें मैंने बताई है, फिर से बता रहा हूँ। आपका टारगेट और कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो सोलर वाला डेटा था उसमें एनर्जी जो था, एनर्जी वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा था, लाइक 3 4 कुछ भी इस तरह की, लाइक मान लो सेल्स का डेटा होता एंड हियर गिविंग लाइक रेवेन्यू 3 CR, 3.2 CR, 4 CR, 4.5 CR, 4.9 CR, 3.2 CR. So this value is continuously changing. Whenever your target is continuously changing, that is called regression problem. But suppose your target is like this. So see carefully. Suppose your target is like this. Suppose you are trying to predict कि ये मेरा सामान बिकेगा या नहीं. Suppose you have a general store, or maybe you have a like any general store, and you are saying कि this customer will take this particular product. So yes or no, saying yes, yes, no, yes, no. So this data, this data is like binary classification, because you are only saying yes or no. So this is not a continuous data, this is a categorical data. So when your target is categorical variable, that is your classification problem. So I'm not saying it's only binary, sometimes it's multiple also, okay. Like you are saying yes, no, or maybe, then it's a multiple classification. विकास क्लियर हुआ बात? हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है। So let's go to and see the real data and let's try to build this. So see carefully. ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस सोलर वाला डेटा आपके ऊपर दिखाता हूँ, सी अगर आप मैं आपको दिखा पाऊं, मैं जस्ट अ मिनट। अगर आप देखो कहाँ हमने एक्स वाई में बांटा है, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे ना टारगेट को रन करा दिखाता हूँ, जस्ट सी द टारगेट and see this value is changing now, 1.38, 0.85, 0.95, 0.3 year 00, और भी बहुत वैल्यू अगर देखा जाए तो दिखेगा बहुत सारा वैल्यू इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस चेंजेस। एंड सी दिस टारगेट, लाइक सी दिस डेटा, जो ये डेटा है, वेरी सिंपल डेटा, सी दिस डेटा एंड सी योर टारगेट। बहुत ही फेमस डेटा है, लाइक यू फाइंड दिस ऑन गूगल, वेरी सिंपल डेटा सेट, जस्ट रनिंग, yeah, see this, this is our target and let me write here maybe 10 here. So see this, अब देखो 10 डेटा को देखो, ये देखो ये एक ही तरह का डेटा है। आई थिंक इसको थोड़ा और दिखाना पड़ेगा मुझे, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट दिस डेटा फ्रेम एंड लेट्स रन इट। सी दिस, इसमें क्या देखो, ये टारगेट है हमारा एक्चुअली ना, यहाँ पर लिखना चाहिए था हेडर इज इक्वल टू नन, देन इट विल वर्क गुड। सो लिखो हेडर इज इक्वल टू none. See this, so this is target, or and see the target. So this is another like flower and this is another, okay. So basically using this data we have to classify कि ये वाला है या ये वाला है, और एक और इसमें actually 3 क्लास है। If you see this now, let me write you. Hmm. So this is the columns. So this is your like here you can see still it's not saying. So let me write value response.
सी देखो यहाँ पे तीन यूनिक वैल्यू है। देखो यहाँ पर एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। सो तीन यूनिक वैल्यू है, इसका मतलब ये जो है आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कैटेगोरिकल हो गया ना। पूरे मतलब 150 में सिर्फ 50 बार ये है, 50 बार ये, 50 बार ये है, मतलब वैल्यू रिपीट हुई है। वो उस तरह का नहीं है जो जैसा अभी दिखा रहा था मैं आपको, सोलर वाला जो डेटा दिखा रहा था, तो आपका टारगेट ऐसे दिख रहा था। आर एबल टू सी दिस? हियर यू कैन सी दिस, इट लुक्स लाइक दिस। आप समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये रिग्रेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि रिग्रेशन मतलब लाइन, ये लाइन थोड़ी बन पाएगा। ये तीन 50-50 का डेटा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इफ यू प्लॉट इट विल बिकम लाइन। लाइन का कुछ भी आर्किटेक्चर हो सकता है, बट हियर यू आर एबल टू सी दिस नॉट अ लाइन। विकास समझ में आई बात आपको? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये क्लास इस तरह का डेटा जब भी रखा टारगेट में, दैट इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, so let's see and let's make this data x and y and okay, see carefully. देखो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है, इस मल्टीपल क्लासिफिकेशन। ओके, इट्स नॉट अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। सो मैंने क्या किया, पहले एक्स वाई में बांटा। मैं आप लोग को हर बार हमेशा बताया हूं कि our first task is to make your data into x and y. so see this is y basically। ये मैंने x और y को अलग अलग निकाल लिया। अब देखो, अगर आपको क्लास में आना है और लाइक लगाना है मल्टीपल क्लासिफिकेशन, नॉट बाइनरी। देखो ये मल्टीपल है, इट्स नॉट बाइनरी, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम कैटेगोरिकल उसको कन्वर्ट करते हैं। सी मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये मान लो मैं कहता कि मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा कि नहीं यार। लाइक यहाँ पे होता है यस यस नो, यस नो नो यस। ये तो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन सपोज मेरा ये होता मल्टीपल क्लासिफिकेशन, लाइक यहाँ प्रोडक्ट होता है यस नो मे बी, यस यस नो मे बी, ऐसे करके है। और मुझे इस पे लॉस जो लगाना है अभी वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाना है, तो मुझे इसको कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो केरास के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे डेटा को, ऐसे करके ऐसे। इसके अंदर है यस नो मे बी। अब देखो पहली बार क्या है यस, तो 1 कर देंगे, बाकी को 0 करेंगे। दूसरी बार है नो, 0 1 0, मे बी है 0 0 1, अगेन यस है तो 1 0 0, फिर यस है तो 1 0 0, फिर नो है 0 1 0, फिर मे बी है 0 0 1। आया बात समझ में? तो हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस लगाना है। लॉस अलग अलग करके लगाना पड़ेगा सबके ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। तो देखो ये डेटा था, अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स कन्वर्ट दिस, सी केयरफुली। सो अच्छा, एक चीज और देखो, ये तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, सी whenever you are trying to build a machine learning model or deep learning model and we are using inbuilt models, like here we are using inbuilt model, हम खुद से build नहीं कर रहे, like Keras का framework यूज कर रहे हैं या Python में आप sklearn kit यूज करते हो मशीन लर्निंग के लिए। always remember you can't pass your data into text string, you have to convert into number। like देखो जैसे मेरे पास होता है yes no, तो मैं यस नो को ऐसे पास नहीं कर सकता। मुझे यस को लाइक 1 करना पड़ेगा, 0 को नो करना पड़ेगा। लाइक आई हैव टू कैटराइज दिस डेटा, मुझे इसको कैटराइज करना पड़ेगा। इस डेटा को इनकोड, बेसिकली इनकोड करना पड़ेगा, ठीक है। यस को 1 बोल दीजिए, नो को 0 बोल दीजिए, मान लो मे बी को 2 बोल देते। आपको इसको वो करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दिस फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। सी केयरफुली, मैं क्या करता हूं, पहले ये करके आपको दिखाता हूं। so let me copy till this and देखो मैं करता हूं, आपको ध्यान से देखिए। देखो ये है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर का यूज करेंगे इनकोडिंग के लिए। इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अदरवाइज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से हटा के इसको नीचे डालता हूँ कि आप लोग को समझ में आने में कोई दिक्कत ना हो। तो सी दिस, ये लेबल इनकोडर है, ठीक है। सो लेबल इनकोडर से हम क्या करेंगे, इसको पहले फिट करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ये मेरा इनकोडेड वाई हो गया, दैट इज बेसिकली, सी केयरफुली, आपको अभी दिखेगा। हम इस वाई को, जो ये वाई है, इसमें 3 वैल्यू है, इसको इनकोड करेंगे। सो पहले फिट किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, और ट्रांसफॉर्म करने से देखो अभी चेंजेस हो गया। देखो ऊपर वाले को 0 बोल दिया, बीच वाले को 1 और नीचे वाले को 2 बोल दिया। सो देखो 0 1 2 में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो व्हेनेवर यू हैव अ कैटेगोरिकल डेटा, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू नंबर। वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके,
नाउ लेट्स कन्वर्ट इनटू दैट फॉर्म जो मैंने बात करी थी आपको कैटेगोरिकल में. सो लेट्स डू दिस, लेट्स रन इट एंड सी दिस. देखो ये हो गया आपका, जहां जहां 50 शुरू के ये थे तो 50 शुरू के ये 1 हो गए, फिर बीच वाले 50 थे, देखो बीच वाले 50 हो गए 1, फिर ये वाले 50 1 थे. तो अभी इसको हमने कैटेगोरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. नाउ लेट्स मेक अ ट्रेन स्प्लिट. स्प्लिट इज इंपॉर्टेंट, सो डू दिस. And now let's go for the model. So here you can see I'm building a model. I'm using dense layer. Then I'm doing ADAM. Already पता है आपको ADAM के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था. Let's go for compile. देखो मैंने क्या यूज किया. कंपाइल में मैंने यूज किया है लॉस इज इक्वल टू कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. ओके, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि कैटेगोरिकल यहाँ पे 2 से अधिक है. अगर नहीं होता तो मैं लिखता बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. ओके, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू ऑप. यू ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस आइटम, ऑलरेडी डिस्कस्ड. इवन हमने इसको थ्योरेटिकल सब कुछ देख रखा है. मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी. एक्यूरेसी जो अभी डिस्कस किया वही वाली एक्यूरेसी होगी. लेट्स कैलकुलेट दिस. दिस इज मॉडल एंड लेट्स ट्राई टू. अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है. See this in the final layer again I am using activation. देखो वहां और यहाँ पे कितने डेंस देने पड़ेंगे फाइनल लेयर में, जितने नंबर ऑफ कैटेगोरिकल है. जैसे 3 इसका था तो यहाँ पर 3, बाइनरी होता तो 2 लिखता मैं, है ना. जैसे याद है, क्योंकि रिग्रेशन में इज ऑलवेज 1, क्योंकि रिग्रेशन में एक ही तरह, अगर मल्टीपल होता तो फिर लिखना पड़ता. मतलब टारगेट सिंगल है तो 1 लिखेंगे, ठीक है. बट यहाँ पे मल्टीपल है, 3 है तो 3 लिख रहा हूँ. और एक्टिवेशन विल बिकम सॉफ्ट मैक्स हियर. गेटिंग माय पॉइंट? So let's run it, no problem. Let's do this. Okay, now let's fit this model. Just a minute, let's fit this model. So model dot fit and let's run it. So I'm just running it and see this. So every time you are getting accuracy and all, so no problem, let's run it, no problem. So anyway, we are able to build this model. Okay, so this is basically classification model and very simple. It's just like a regression model. जो चेंजेस है वो यही है कि इन फाइनल लेयर एक्टिवेशन, फाइनल लेयर जो भी न्यूरॉन्स होंगे दैट इज द टोटल नंबर ऑफ योर जितना क्लासिफिकेशन में टारगेट में है. एक्टिवेशन इज अगर मल्टीपल है तो सॉफ्ट, अदरवाइज सिग्मॉइड. वी डोंट गिव एनी वन अदर वन. एंड लॉस विल बी इफ सॉफ्ट मैक्स देन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. If this is sigmoid, then definitely it is banding cross entropy, and matrix is accuracy, and everything is okay. So this is basically classification type of work, and we just try to build this and we build it. Okay. So now let's go to the whiteboard and let's talk something more. So till today, we are now able to build simple model. We have data. See, suppose we have data. And we are able to know कि regression है या classification है. If it's regression or classification, you are able to build neural network for that. We already know. Suppose it's regression problem, how can we build the model? Suppose it's a classification problem, how can we build the model? We know already. अगर regression होगा तो हम क्या करेंगे, classification होगा तो हम क्या करेंगे. How can we use the learning technique? We already know all the learning technique. If you are talking about non-linearity, we are familiar with non-linearity. So we are now like almost able to build little models. I'm not talking about the like really good models, but still we are able to build some model. Okay. अब देखो प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, वहां से डीलिंग शुरू करते हैं कि ये तो जहां तक आपने देखा वी आर एबल टू बिल्ड द मॉडल, बट रियलिटी में ऐसा होगा नहीं कि इतना इजी नहीं होगा कि आप डेटा लेंगे और मॉडल बना देंगे और मॉडल वर्क करेगा. बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. जैसे अभी कल मैं जो आपको प्रॉब्लम करा रहा था जो टेस्ट में, वो प्रॉब्लम में आपको चैलेंज आ रहे थे. पहले तो आप लोग शुरुआत में कर नहीं पा रहे थे, आपने एक्यूरेसी बहुत कम ली. जब मैंने बताया कि आप डेटा को नॉर्मलाइज कर दो, उसके बाद एक्यूरेसी बहुत हाई हुई. उसमें दोनों में गैप आया, अगर आपने ध्यान देखा होगा तो ट्रेन और टेस्ट के रिजल्ट में बहुत जबरदस्त गैप आ रहा था. 98 और 83 के आसपास एक्यूरेसी आ रही थी. उस गैप को कैसे दूर करें, वो गैप क्या है. So let's talk about these things in detail, and then we are trying to apply those things and try to make our model more and more efficient for the data. Okay. So anyway, let's start one by one. Problems की बात करते हैं शुरुआत से. देखो पहले बात करते हैं कि ओवरफिट क्या होता है और अंडरफिट क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. इसको समझते हैं पहले कि व्हाट इज ओवरफिट एंड व्हाट इज अंडरफिट. देखिए ध्यान से. ओवरफिट का मतलब ये होता है जब आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट हो गया, ओवरफिट हो जाए. इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं. इसका मतलब क्या हुआ, सी केयरफुली. अगर आपका मॉडल ट्रेन डेटा पे, जो ट्रेनिंग जिस डेटा पे किया उस पे जो है वो एक्यूरेसी, ओवरफिट ना, एक्यूरेसी बहुत हाई हो, और
टेस्ट डेटा पे बहुत एक्यूरेसी लेस हो, एक्यूरेसी हाई ना हो, कि नॉर्मल एक्यूरेसी हो, इट्स नॉट सो हाई, थोड़ा सा हाई हो बट इट्स नॉट लाइक एज लाइक दिस, मे बी यहाँ पे 99% एक्यूरेसी आ रहा हो, यहाँ पे 83 आ रहा हो, गैप आ रहा है इसके बीच में, इसका ओवरफिट। ओवरफिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप, जैसे होता है ना, आप ध्यान दो कि किसी क्लास में आपके साथ कोई बच्चा पढ़ रहा हो और उसको अगर देखा ध्यान से शायद, तो कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो ओवरफिट होते हैं। ओवरफिट का मतलब ये होता है कि जो क्लास में प्रॉब्लम्स डील कराई जाए, जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स क्लास में डील की जाए, उस पे वो बहुत एक्टिवली फॉलो करते हैं उसको। लाइक क्लास में 10 क्वेश्चन कराया जाए तो उनको तो वो बहुत एक्टिवली सॉल्व करते हैं, उसको मेथड को ना समझ के एकदम डीपली उसको याद करने की कोशिश करते हैं। और इन पेपर अगर इसमें से 10 का 10 क्वेश्चन आ जाए तो दे विल गेट 100 आउट ऑफ 100। बट जो बच्चा इसके डीपली न समझ के समझने की कोशिश करेगा, वो 100 तो 100 नहीं लेके आएगा, बट डेफिनेटली 95 वो भी लेके आएगा क्योंकि वो समझ रहा था। बट अगर क्वेश्चन पेपर बदल दिया जाए, क्वेश्चंस बदल दिया जाए, तो 100 वाला कहां गिरेगा पता नहीं, बट 95 वाला स्टिल 95 या 94 लेके आ जाएगा क्योंकि वो समझ रहा था। बट जो 100 वाला था, जो 100 में 100 लेके आया था, वेरी डिफिकल्ट टू गेट अगेन 100 मार्क्स फॉर न्यू क्वेश्चंस। मे बी ही विल गेट 82, 84, 83 समथिंग, क्योंकि उसने याद किया जरूर, डेफिनेटली उसको कुछ मेथड्स तो याद है ही है। सो दिस इज बेसिकली, this type of model is called overfit model. Overfit model means training is very high. For training data, मतलब जब आप उस मॉडल को ट्रेन कर दिए और एक्यूरेसी चेक करें तो ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी बहुत हाई है बट टेस्ट पे एक्यूरेसी बहुत लेस है। दैट टाइप ऑफ मॉडल कॉल्ड ओवरफिट मॉडल। Then what is underfit? Let's talk about this. So then what is underfit? Just a minute. What is underfit? See, अंडरफिट का मतलब ये होता है जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो जिनको पेपर में जाना है, क्वेश्चन कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ करना नहीं है, ठीक है। मतलब आई एम नॉट, मैं किसी की बुरा भला नहीं कर, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू कि आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, सही है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको समझ में आए। कि मान लो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इन द क्लास is not focusing on the question which is going in, like it was going in the class, and even not worry कि क्या टॉपिक क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं पता, प्रैक्टिस भी कुछ नहीं कर रहा, वो पेपर में जा रहा है और एंजॉय कर रहा है पेपर में भी। सो वी डोंट हैव कि वो क्लास वाला क्वेश्चन आया है या फिर नया क्वेश्चन आया, उसको सब कुछ नया ही लगता है क्योंकि उसने क्लास में भी फोकस नहीं किया। दैट टाइप ऑफ मॉडल इज अंडरफिट। इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो इवन फॉर ट्रेनिंग और इवन फॉर टेस्ट दोनों के लिए बहुत लेस होगी। ट्रेनिंग के लिए भी एक्यूरेसी बहुत लेस है और टेस्ट के लिए भी एक्यूरेसी बहुत लेस है। तो सच टाइप ऑफ मॉडल कॉल्ड अंडरफिट मॉडल, एंड दिस मॉडल इज एनीवे नॉट गुड। बट विच इज मोर डेंजरस, इफ टेलिंग लाइक कौन सा ज्यादा डेंजरस लगता है मुझे, तो ओवरफिट ज्यादा डेंजरस लगता है क्योंकि इसको फिर वापस एक आइडियल मॉडल में लाना बहुत टफ है, और ये तो इजिली ला सकता है आइडियल मोड में अंडरफिट वाले को, ठीक है। बट लेट्स गो एंड सी, देखो क्या होता है एक्चुअली। See, I'm talking about this is loss. Okay, this is loss. So see, suppose this is my this is my basically training model. So see, this is my training model. Loss is always decreasing. Okay, so this is my training. I'm writing here training, and again I'm saying this is my test. See, this is my test. Sorry, that's not like this. So like this. See, so this is my test. See carefully. This is my test. So see, this loss is just decreasing. पहले दोनों के लिए जैसे मैं नंबर ऑफ लर्निंग एक्विजिशन वो बढ़ रहा है, लूप्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स लर्निंग बढ़ रहा है। सी केयरफुली, ट्रेनिंग इज डिक्रीजिंग, ट्रेनिंग लॉस इज, टेस्ट लॉस आल्सो डिक्रीजिंग, बट आफ्टर दिस पॉइंट व्हाट हैपन, ट्रेनिंग इज स्टिल डिक्रीजिंग बट टेस्ट इज इंक्रीजिंग। अब सोचो, ट्रेनिंग लॉस डिक्रीज कर रहा है मतलब ट्रेनिंग की एक्यूरेसी इंप्रूव कर रही होगी, और टेस्ट लॉस डिक्रीज कर रहा है मतलब टेस्ट की एक्यूरेसी डिक्रीज कर रही होगी। That we need always this point, ये पॉइंट, इसी ये ओवरफिटिंग है, यही ओवरफिटिंग है क्योंकि हमारा मॉडल जो ओवरफिट हो रहा है, ट्रेनिंग लॉस इज डिक्रीजिंग, टेस्ट लॉस इज इंक्रीजिंग। हियर दिस बोथ हैव, दोनों का लॉस बहुत हाई है। दिस इज कॉल्ड अंडरफिट मॉडल। ये तो हमें कभी भी नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, हमें तो ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इसको बोलते हैं वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ। ओके, इट्स कॉल्ड वेरिएंस bias trade-off point.
So, but in this course till now we didn't talk anything about statistics, so I'm not going into this detail. If you want to go in this detail, शायद मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उसमें, मैंने वेरिएंस बैच टॉप के बारे में बहुत डिस्कस किया ढंग से, बट एनीवे उसको छोड़ो, आप इसको देखो ध्यान से. तो यू आर एबल, जस्ट सी केयरफुली, ट्रेनिंग एंड टेस्ट लॉस जस्ट डिक्रीजिंग, एंड इस पॉइंट के बाद this will just started increasing and this is still decreasing. Okay, so you always looking for this point, you always looking for this point. Okay, but ऐसा तो होगा नहीं कि आपने मॉडल बिल्ड किया और आप यहीं पहुंच गए. हो सकता है आप इधर हो सकता है आप इधर हो. ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपने आंख उठाया और आपने मॉडल बिल्ड किया और आप यहीं पहुंच गए. बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो हम क्या करें कि यहां पहुंचे, यही पूरा स्टोरी है. ठीक है, हम ऐसा क्या कर दें कि हम यहीं पहुंच जाए, क्योंकि यहां पहुंचना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो सी केयरफुली, अगर मान लो मैं इधर होता, अगर मैं इधर अंडर फिट में होता और आपका मॉडल अंडर फिट है, सी आपका जस्ट सपोज आपका मॉडल अंडर फिट है, तो आपको क्या करना चाहिए. आपका मॉडल अगर अंडर फिट है तो क्या करना चाहिए. देखो, कुछ टेक्निक्स हम बाद में भी देखेंगे, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए. पहला टेक्निक तो ये कहता है भाई मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दीजिए. आप मॉडल के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाइए. अब कुछ लोग समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है. बहुत आसान है, जैसे कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को बढ़ाइए, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को बढ़ाइए, नंबर ऑफ लेयर्स को बढ़ाइए. So either you can increase number of neurons, either you can increase number of layers if your model is underfit. तो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लर्निंग के चांसेस बढ़ेंगे, और योर मॉडल मे बी फ्रॉम अंडरफिट विल डायरेक्टली हिट द ओवरफिट. मे बी इट्स पॉसिबल. आप बीच को छोड़ दो, आप सीधे ओवरफिट पहुंच सकते हो. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, डोंट वरी. सो ओके, सो इफ यू आर अंडरफिट, फर्स्ट काम ये कर सकते हो. दूसरा, आप डेटा पे काम कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को इंक्रीज कर सकते हो. डेटा पे भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है. ठीक है, एक्चुअली ऑलवेज रिमेंबर, इन इंडस्ट्री we nowadays people try to make like data centric maximum time. Na model is always there, lots of model there. So sometimes as a learner हम क्या करते हैं, अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही तो हम मॉडल चेंज करने लगते हैं. बट रियलिटी है कि गो टू डेटा. ओके, try to be data centric more. Okay, that's why data preparation is very important at all. So data centric होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लाइक डेटा आपको हो सकता है कम हो या फिर ज्यादा हो. ज्यादा तो हो तो बेटर, जितना उतना बेटर होगा. बट डेटा कम है तो उसको क्या कर सकते हैं. इवन हम जब मॉडल बिल्ड करेंगे कंप्यूटर विजन में, देखेंगे कि हमारे पास इमेजेस कम होंगे तो हम क्या कुछ टेक्निक करके थोड़ा इमेज बढ़ा सकते हैं. सो विल सी दैट, डोंट वरी. डेटा ऑगमेंटेशन जैसे बोलते हैं, तो डेटा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं. सो डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो टिल नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोथ थिंग्स. वी कैन इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी कैन इंक्रीज दिस डेटा. ओके, किसी को इसमें डाउट है तो बताइए एक बार. यहां तक किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क. एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ, प्लीज आस्क. ओवरफिट होने का सर रीजन क्या होता है बेसिकली? ओवरफिट होने का रीजन क्या होता है, देखिए ध्यान से. सी अगर आप ओवरफिट को जैसे जैसे मैं समझा रहा था वैसे ही समझने की कोशिश करो तो और बेटर समझ में आएगा. जैसे मैं कह रहा था कि मान लो आप यहाँ पर कोई टीचर मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है और उसने 5 क्वेश्चन पढ़ा है, और आप यहाँ बैठे हुए हो और आपने उस 5 ही क्वेश्चन को सिर्फ उसी 5 क्वेश्चन को 20 बार लर्न किया. ठीक है, उसी 5 क्वेश्चन को 20 बार सॉल्व किया. तो आप देखो, अगर आप एक करके खुद ही देखना, आप 20वें टाइम्स पे ना आप मेथड्स भूल के वो क्वेश्चन ही याद कर लोगे कि क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दिखेगा आप सोल्यूशन लिख दोगे उसका, क्योंकि आप मेथड्स भूल चुके हो, आपने 20 बार कर लिया. दिस इज ओवरफिट. लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिकल मॉडल. अब क्या हो रहा है, आप मान लो आपके पास ओवरफिट होने के 2-3 चांसेस है. या तो आपके डेटा बहुत छोटा है और आपने कई बार 1000 बार लूप चला दिया, इतना डीप ट्रेनिंग कर दी कि सारे वेट्स को ऑलमोस्ट डेटा ही ऑलमोस्ट वो रिमेंबर टाइप हो गया.
बात समझ में आ रहा है? मतलब डीप ट्रेनिंग हो गई उसकी। डीप ट्रेनिंग मतलब जितना डीप ट्रेनिंग करेंगे, जैसे बड़ा डेटा सेट, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपका मॉडल अंडर फिट है तो आपको नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाइए, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाइए, इवन यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाइए। जो हम आप कर रहे थे ना, कितने बार ये प्रोग्राम रन करेगा, क्लास में फिट कर रहे थे जब नहीं कर रहे थे, या हाउ मेनी टाइम्स और मॉडल विल रन, आपको याद होगा वो कर रहे थे ना वहां पे फिट करते समय। एग्जैक्ट। हाँ, तो वही चीज है कि आप अगर उसको बहुत बड़ा कर देंगे तो मैक्सिमम टाइम रन करेगा छोटे डेटा सेट पे, तो चांसेस है कि वो उसको एग्जैक्टली रिमेंबर कर ले। गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट सी दिस, you see this, like here you are writing epochs. So suppose you make it 3000 epochs, 4000 epochs for very simple data like this type, only 150. Suppose you यहाँ पर 10-12 और डेंस लेयर आपने ऐड कर दिया, 20 डेंस लेयर ऐड कर दिया, बट इतने छोटा डेटा सेट है, 100-150 डेटा है, और आपने बड़ा इसको कॉम्प्लेक्स मॉडल बना दिया, डेफिनेटली ओवरफिट हो जाएगा वो मॉडल। हो सकता है ट्रेनिंग के लिए 99% हो जाए, और टेस्ट के लिए वो हो सकता है कम रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना डीप ट्रेनिंग करेंगे स्मॉल डेटा पे, और स्मॉल डेटा के बड़ा डेटा है और डीप ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ओवरफिट हो जाता है, फिर हमें ओवरफिट से निकलना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर? ओके ओके। ठीक है, और किसी कुछ डाउट? एनीवन? अच्छा सर, मैंने एक पढ़ा था बुक में, जो फीचर इंजीनियरिंग जो होता है ना, फीचर इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि ये डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, और एक शायद डेटा को रिमूव करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन को भूल गया मैं, कि जो देखो, फीचर होते हैं फीचर को ही हटा देते हैं। सपोज दैट करेक्ट हमारे पास अगर 20 फीचर है, तो अगर ओवरफिट हो रहा है डाटा, तो हम उसको 17, 18 या 15 कर सकते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। देखो, ये एक्चुअली डिटेल्स में डिस्कस कर रखा है मैंने। इवन अगर यूट्यूब जाओगे तो देखो, दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है कि जब हम इसको करते हैं, एक होता है सिलेक्शन, फीचर को सिलेक्ट करना, ठीक है। मान लो आपके पास 20 फीचर है, तो आप सिलेक्ट कर रहे हो कि टॉप फीचर कौन से हैं। उसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक एफ स्कोर से, रिग्रेशन के लिए अलग है, अगर डेटा कैटेगोरिकल है तो उसके लिए भी अलग है, या फिर दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हैं। वो पूरा टेक्निक है। दूसरा टेक्निक ये है कि पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसको क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे डोमेन में। लाइक वहां पे सिलेक्शन में कुछ और चीज है, और जो पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं एक अनदर डोमेन में, और उसके बाद वहां से टॉप फीचर्स लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोनों टेक्निक्स आप जा सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं, रिमूवल भी कर सकते हैं। तो जो पीसीए है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, बेसिकली वहां पे क्या है, फीचर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और सिलेक्शन के तो बहुत सारे टेक्निक्स है, एक दो नहीं है, बहुत सारे टेक्निक्स है, कम से कम 15-20 तो मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक्स है उसके अंदर। ओके, so that is also okay, we can do that also. Okay, so don't worry, we will come to that slowly. अभी वो बहुत आगे की चीजें हैं, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ डाउट प्लीज आस्क। विषय आपको समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू विषय। विकास आपको? हाँ सर, आ रहा है समझ। ठीक ठीक। नंदन समझ में आ रहा ना? सौरभ, किसी को डाउट है अभी तक में? नो सर। ठीक है, अमित जी क्लियर है ना आपको? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है। Okay, suppose your model is not like overfit, this is underfit. Suppose your model is overfit, this is really challenge to make your model from overfit to underfit. Usme like we can go for, again we can go for data, still we can do some data preparation. Second thing, we can reduce the complexity of our model, we can reduce the complexity of model. जैसे वहां पर इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर सकते हैं। इवन वी कैन यूज डिक्रीज द इपॉक्स, वो भी कर सकते हैं। एक्चुअली इसी को बोलते हैं अर्ली स्टॉप, वी कैन डू दैट अर्ली स्टॉप हियर। अर्ली स्टॉप इज वेरी सिंपल, विल सी दैट, वी विल सी एवरीथिंग। तो ये भी कर सकते हैं। वी कैन डू लाइक रेगुलराइजेशन, लाइक ड्रॉप आउट, वी कैन यूज ड्रॉप आउट, we can use batch normalization. So lots of things we can try, and we have to try, we have to do the basically the you can say the fitting, basically hyperparameter tuning.
to come from overfitting to underfitting. Okay. So lots of techniques over there. We will do one by one, but these are the very famous one. We can use dropout. We can use batch normalization. We can do batch early stop. Early stop generally we don't try, but still we'll see this early stop method also. And I will talk what is early stop and everything. Complexity, we can remove the complexity, decrease the complexity. Actually, dropout is also basically decrease the complexity. But general term में जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था वो कहता है कि number of neurons decrease किया, number of layers decrease किया, but dropout is also one of the way to decrease the complexity of our model. And data is always right. You have to go for data whenever either you are in underfit and overfit. You have to check your data. Okay, so this is really important. It's really important. We'll talk about these things. And I want to tell you one thing कि आप लोग सोचिएगा जरा. This is a open क्वेश्चन, ओपन थिंग. आप लोग जरूर सोचिएगा एंड कभी डिस्कस करेंगे इस बात को. मान लो मेरे पास एक डेटा में 2 ही फीचर है. इसको कभी भी सोचिएगा या गूगल करिएगा. आप लोग कुछ मिले तो मुझे जरूर बताइएगा. विल टॉक ऑन दिस. ये जस्ट ऐसे ही है. सपोज ये 2 फीचर है, F1 F2 और एक टारगेट है. एंड आई एम बिल्डिंग सपोज 3 न्यूरॉन्स हियर, देन आई एम सेइंग 2 न्यूरॉन्स हियर, एंड देन आई एम सेइंग दिस इज फाइनल न्यूरॉन. 2 नहीं 3 ले लेते हैं थोड़ा बेटर करने के लिए. सपोज 3 फीचर है, F3 भी है. सो दिस इज माय F1 F2 एंड दिस इज माय F3. अगर मैं इसको ऐड करूं सो इट विल बी लाइक दिस. सॉरी, so it will like this, correct? Second one, and then it says third one. Also put them, change the color. जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और एक बार जरूर इस पे कुछ अपना पॉइंट रखिएगा. कभी सोचिएगा इसके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को टाइम मिले तो. एक्चुअली इसमें अमित भी है. अमित इज परसुइंग PhD इन IIT दिल्ली. सो सी केयरफुली. आप लोग देखिए इसको, मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं ये करूँ, आप जरूर इसको देखिएगा कहीं से. ये जो फीचर है तीनों, F1 है, एक F2 है और एक F3 है. और वी आर बिल्डिंग मॉडल हियर. सपोज इस रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड वी आर गेटिंग YP हियर. क्या हम ये कैसे पता लगाएं कि, आंसर देखिए, हम ये कैसे पता लगाएं कि ओके, सो हम ये कैसे पता लगाएं कि इस तीनों फीचर में, जो ये तीनों फीचर है, कौन सा न्यूरॉन्स किस फीचर को ज्यादा कंटेन कर रहा है. लाइक ये न्यूरॉन जो है, एक ये न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है, तो विच फीचर हैज मोर लाइक, क्योंकि देखो सेम तो नहीं हो सकता ना. सो हाउ डू वी नो कि विच फीचर हैज गुड, इसका या इस फीचर का या इस फीचर का या इस फीचर का, किस फीचर का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इस लेयर में कौन सा न्यूरॉन कर रहा है, इस लेयर में कौन सा न्यूरॉन कर रहा है. सो आप जरूर इस पे एक बार विचार करिएगा. मतलब आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस, और आप लोग भी सोचिए और कुछ इसका अगर मिले तो जरूर मुझे भी बताइएगा. हाँ सर, हेयर मतलब है ना? सर, हेलो. हाँ जी, बताइए बताइए बताइए. हाँ सर, आप यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है कि ईच नोड का मतलब ईच फीचर का वेटेज कितना होगा टुवर्ड्स द आउटपुट, और या फिर नहीं 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 नहीं, वो तो वेट्स तो, अच्छा ओके. सो वेट्स, आप नो नो, ठीक है. वेट्स की बात, वेट्स मतलब कि इन द सेंस वेटेज सर, नॉट वेट एंड बायस, हाँ, वेटेज. करेक्ट 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 करेक्ट. आई एम सेइंग कि जो ये तीनों फीचर है, सो तीनों के पास अपने वेट्स होंगे ना, लाइक W0, W1, W2, W3. ओके, सो आई एम सेइंग कि ये वाला जो फीचर है, या फिर जो ये फीचर है, या फिर ये फीचर है, इस लेयर में कौन सा न्यूरॉन मेरा F2 को ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ सर, मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, हम समझ गए. समझ गए ना? बाकी लोग भी समझ गए प्रॉब्लम को.
देखो समझोगे तो तुरंत समझ में आएगा, मतलब आप कभी सोचिएगा आपको आइडिया मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा इसका, मतलब बहुत टफ नहीं है, बट एक बार सोचेंगे तो मिल जाएगा आंसर, ठीक है। मेरे दिमाग में ऐसे है तो मैंने पूछ लिया आप लोगों से, तो आप लोग एक बार सोचिएगा और मिल जाएगा आंसर, कोई बहुत टफ नहीं है। और आपने मतलब शुरू के जो मेरे क्लासेस किए होंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से हो सकता है। अब पता अगर आप ये सोच पाए तो समझ जाएगा कि आपको न्यूरल नेटवर्क जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो पूरा क्लीन कट आइडिया मिल गया आप लोग को। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग जरूर सोचिएगा। बाकी हम लोग कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इन चीजों के बारे में कि हेलो सर। हाँ बताएं। सर वेट नोट करके पता लगा सकते हैं ना कि कैसा, मतलब जो वेट है वो कौन से फीचर पे ज्यादा लाई कर रहा है, ऐसे कुछ हाँ करके। जीवन ठीक है, आप सोचिएगा एक बार और, ठीक है, हाँ सही जा रहा है, एक बार और सोचना, ठीक है, गुड है। सो ठीक है यार, है ना, आप लोग कल डिस्कस करेंगे ओके कि सर। अगर कम, हाँ ठीक है जीवन सही है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मॉडल अगर क्या बोलते हैं इस साइड लाइक ओवरफिट में है तो कैसे उसको अंडरफिट में कवर करेंगे। वेरी गुड जीवन, ठीक है यार, थैंक यू गाइस, गुड नाइट। किसी को और कुछ डाउट है क्या? नहीं ना, तो फिर कल करते हैं, एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।